हेलो दोस्तों। तो स्वागत करता हूं क्वेश्चन वाले सीरीज़ में। तो क्वेश्चन वाले सीरीज़ का ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11 का ये लास्ट क्या बोलते हैं मतलब लास्ट कुछ क्वेश्चंस चल रहा है। तो हमारा ये पैटर्न आपको अगर पहली बार ये वीडियो देख रहा हो तो ये हमारा पैटर्न ये है कि हम क्वेश्चन पहले बताते हैं, फिर उसका इसी वीडियो के लास्ट में इसका आंसर देते हैं, ताकि बच्चे जो भी हैं इसे देखेंगे वो अपना आंसर नोटबुक में या हैंडबुक में या फिर कहीं पे भी लिख करके बाद में सही कर सकते हैं कि नहीं, सही हुआ कि नहीं, ये चेक कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन 1 से। तो क्वेश्चन 1 है, ड्यूटेरोमाइसिटीज आर कॉमनली नोन एज, ठीक है, एनसीईआरटी पेज नंबर 24 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आता है, पार्शियल हेट्रोट्रॉपिक प्लांट और पैरासाइट, एनसीईआरटी पेज नंबर 24 का क्वेश्चन है। देयर इज नो मेंशन इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब यही बोलना चाह रहा है किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किसे मेंशन नहीं किया गया, फिर किसे नहीं रखा गया, ठीक है। ये एनसीईआरटी पेज नंबर 25 का क्वेश्चन है। नेम वायरस गिवन बाय, जो वायरस का नामकरण किसने किया था, ये एनसीईआरटी पेज नंबर 26 का क्वेश्चन है ये। अब आ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडम गिवन बाय, ये एनसीईआरटी पेज नंबर 26 का क्वेश्चन है। क्रिस्टल फॉर्म ऑफ वायरस गिवन बाय, एनसीईआरटी पेज नंबर 26 का ये आंसर है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, डिजीज काउज्ड बाय वायरसेस, वायरस के मतलब वायरस कौन कौन सा डिजीज काउज करता है, एनसीईआरटी पेज नंबर 26 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9, इन एडिशन टू प्रोटीन वायरस आल्सो कंटेन, एनसीईआरटी पेज नंबर 26 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, वायरॉइड आर डिस्कवर्ड बाय, एनसीईआरटी पेज नंबर 27 का क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट कुछ क्वेश्चन बचे हैं, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिजीज काउज्ड बाय वायरॉइड, जो डिजीज एनसीईआरटी पेज नंबर 27 का क्वेश्चन है। आरएनए ऑफ वायरॉइड, ठीक है, एनसीईआरटी पेज नंबर 27 का एक क्वेश्चन है। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन कॉल्ड, एनसीईआरटी पेज नंबर 27 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14, डिजीज काउज्ड बाय पायरोइन, एनसीईआरटी पेज नंबर 27 का क्वेश्चन है ये। लाइकेन आ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ, ठीक है, एनसीईआरटी पेज नंबर 27 का क्वेश्चन है। तो आइए इसका एक एक करके आंसर देना चालू करते हैं, लेकिन आंसर देने से पहले मैं जो आंसर दे रहा हूँ यहाँ पे अगर आप में से किसी का भी आंसर गलत हो गया या तुक्का हो गया तो फिर आप उसे एनसीईआरटी से जा करके सीधा 2-3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे जहाँ जिस पेज से क्वेश्चन क्रिएट हुआ वहाँ से आप पढ़िएगा, ताकि आपको क्वेश्चन ये लंबे समय तक याद रहे, इवन हो सके नीट के एग्ज़ाम तक याद रहे या फिर किसी भी टेस्ट पेपर में आए वहाँ भी आपको याद आ जाए, क्लिक कर जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आंसर देने का। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, डिटेरोमाइसिटीज़ को कॉमनली नॉन एज, मतलब कॉमनली डिटेरोमाइसिटीज़ को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर देखो, इसका आंसर जो है इम्परफेक्ट फंगाई इसको कहते हैं। इम्परफेक्ट फंगाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिर्फ इसमें एसेक्सुअल स्टेज पाया जाता है, सेक्सुअल स्टेज नहीं पाया जाता। एसेक्सुअल को कभी कभी हम वेजिटेटिव फेज भी बोल देते हैं, ठीक है। तो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज पाया जाता है, इसकी वजह से डिटेरोमाइसिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, इम्परफेक्टिव फंगाई पाया जाता है। हाँ, लेकिन ऐसा आगे चल के होगा कि कभी कभी डिटेरोमाइसिटीज़ में भी कुछ ऐसे स्पीसीज़ हैं जिनमें सेक्सुअल स्टेज मिल जाता है, तो उसे क्या करते हैं ना, हम
एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडोमाइसिटीज़ में रख देते हैं। देखो कारण क्या है ना, अब आप कहोगे इसे 4 क्लास में रखा गया। देखो फंगाई को 4 क्लास में डिवाइड किया गया। पहला क्लास क्या हो गया भैया, फाइकोमाइसिटीज़, दूसरा क्लास एस्कोमाइसिटीज़, तीसरा बेसिडोमाइसिटीज़, फिर डिटोरोमाइसिटीज़। देखो फाइकोमाइसिटीज़ सबसे प्रिमिटिव है, तो उसमें जितने भी कैरेक्टर है वो बहुत पुराने हैं, तो उसका कैरेक्टर जो है ऑलमोस्ट ये होने वाला है, तो उसमें रख नहीं सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडोमाइसिटीज़। देखो डिटोरोमाइसिटीज़ में सिर्फ एसेक्सुअल स्टेज पाया जाएगा, तो ऐसा तो कुछ उसमें फिर रखा नहीं जा सकता। बचा एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडोमाइसिटीज़, उसमें ही रखा जा सकता है। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज़ प्रिमिटिव होते हैं जिसके कारण रख नहीं सकते। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ डिटोरोमाइसिटीज़। एग्जाम्पल क्या, सेकंड का आंसर एक ट्रिक है या निमोनिक जो भी बोल दो, दोनों कॉलेज आते तो। ठीक है, देखो यहाँ दोनों जो है ना, डी जो है वर्ड है ये डिटोरोमाइसिटीज़ है। ठीक है, कॉलेज जो है कॉलेज का सी जो है कोलिटोट्राइकम, आते का ए जो है अल्टरनेरिया, तो टी ओ तो है, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइकोडर्मा। ये मतलब जस्ट आपको याद रहेगा, इसे याद रखना। एक्चुअली एग्जाम्पल जितने भी दे रखे फंगाई में वही मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, और इसके क्वेश्चन नंबर 3 देख, क्वेश्चन नंबर 3 जो है पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक प्लांट और पैरासाइट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे एक पैरेलल क्वेश्चन बनाया जा सकता है टेस्ट पेपर या फिर एग्जामिनर के द्वारा कि देखो एक ऑप्शन रहेगा जैसे ऑल प्लांट आर ऑटोट्रॉपिक। अगर किसी बच्चे ने इस वाले एनसीईआरटी से अगर ये पैराग्राफ नहीं पढ़ा है तो उसके हिसाब से आंसर हो सके वो सही मारे, सारे प्लांट ऑटोट्रॉपिक होते हैं। लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया सारे प्लांट नहीं, मतलब कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि पार्शियली हेट्रोट्रॉप होता है। पार्शियली देख रखा, टोटली नहीं लिख रखा यहाँ पे, ये चीज़ है। तो यहाँ पे आते उसको आंसर के फॉर्म में लिखते हैं। देखो partially heterotrophic plant are bladderwort and venus flytrap, example of insectivorous plant। ठीक है, and cuscata is a parasite। ठीक है, ये इंसेक्टिवरस प्लांट है, मतलब कि एक होता है ना कि प्लांट जो इंसेक्ट को अपने ढक्कन खोलने लायक स्टेप, फिर इंसेक्ट आते हैं फिर उसे पचा लेते हैं, उस टाइप वाला प्लांट है। और कसकटा जो वो पैरासाइट है, मतलब दूसरे को ऊपर जाके उसके जीवन पे मतलब उससे भोजन प्राप्त करता है। अब आते हैं इसके, हाँ अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कि देयर इज नो मेंशन इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किसे किसे नहीं रखाया गया। देखो आर.एच. विटेकर के अनुसार कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऐसे ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया। अब एग्जाम्पल की बात करें तो लाइकेन को नहीं रखा गया, वायरस, वायरोइड और पायरोन्स को नहीं रखा गया। ठीक है, ये चीज़ों को आर.एच. विटेकर के अनुसार नहीं रखा गया। तो आइए इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लाइकेन, क्योंकि एनसीईआरटी में इसी तरह मेंशन किया हुआ लाइकेन। ठीक है, एंड ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिख रहेगा, सम ए सेलुलर, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है ए सेलुलर। ठीक ऑर्गेनिज्म, मतलब कि सेल उसको नहीं बोल सकते हैं, मतलब नॉन। ठीक है, ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस, वायरोइड, ठीक है, एंड पायरोइन्स। ठीक है, हाँ देखो हुआ क्या ना, अगर आप कभी क्वेश्चन ऑप्शन में आ गया, देखो यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब उसे सेल नहीं कहा जा रहा, कुछ उसमें क्राइटेरिया की वजह से उसे सेल नहीं कहा, उसमें क्या वायरस आ गया, वायरोइड आ गया, पायरोन्स आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है जो वायरस का नाम है वो किसने दिया था। ठीक है, वायरस का जो नाम है वो किसने दिया था, तो इसका आंसर सीधा इसका आंसर
भैया पाश्चर अंकल ने इसका नामकरण किया था, ठीक है। पाश्चर अंकल ने क्या किया था, नामकरण किया था इसका। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 ये है ना, नेम कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडम गिवन बाय। देखो इसको लिखने से पहले, इस आंसर को लिखने से पहले क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ये जो स्टेटमेंट है कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडम किसने दिया था, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि इन्फेक्टेड प्लांट का हमने फ्लूड लिया और किसी हेल्दी प्लांट में हमने क्या किया, उससे इंजेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, वो हेल्दी प्लांट भी इन्फेक्ट हो जाएगा। इसका ये मतलब यही कहना चाह रहा, ठीक है, बोलना यही चाह रहा। अब इसको किसने दिया था, इसको आंसर में लिख लेते हैं। तो एम डब्ल्यू बेजर्क नेक ने दिया था, ठीक है। ईयर कौन सा, 90, ये याद रखिएगा ईयर, ठीक है, इसने दिया था। वो चीज़ें मैंने बता दिया कि एक्सट्रैक्शन किया था उसने, क्या किया था, इन्फेक्टेड प्लांट को, इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट को, फिर उसने हेल्दी प्लांट पे इंसेक्ट किया था, मतलब इंजेक्ट किया था। वो फिर उसे फ्लूड को जो मतलब जो फ्लूड को निकाला था इन्फेक्टेड फ्लूड से, उसे ही फ्लूड को ये बोला गया कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडम, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के, क्रिस्टल फॉर्म ऑफ वायरस गिवन बाय। अच्छा, क्रिस्टल फॉर्म ऑफ वायरस, ठीक है। तो इसका आंसर लिखते हैं, क्रिस्टल फॉर्म ऑफ वायरस गिवन बाय, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं ना, दो चीज़ें बताते हैं पहले। देखो अगर आप केमिस्ट्री थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा है या फिर शायद आप पढ़ोगे अभी आगे, तो दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसके हिसाब से दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है क्रिस्टल फॉर्म और एक होता है अमरफस, ठीक है। जो क्रिस्टल फॉर्म स्ट्रक्चर जो होता है ना, उसमें होता है क्या ना, एक फिक्स शेप रहेगा, मतलब उसका शेप और साइज फिक्स रहेगा, मतलब फिक्स पैटर्न रहेगा, ठीक है। और अमरफस में क्या होता है ना, इरेगुलर शेप साइज रहेगा। इसकी वजह से हाँ, तो वायरस का क्या गया था, एक फिक्स शेप क्रिस्टल स्ट्रक्चर पाया गया था। अगर आप देखोगे इसमें तो शायद आपको पता होगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर दे रखा है एनसीईआरटी में, मतलब थोड़ा सा ये हो गया, हाँ ठीक है, इस टाइप का दे रखा है वायरस का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसको किसने दिया था, ये मतलब ये क्रिस्टल फॉर्म वायरस का स्ट्रक्चर, ये भैया हमने क्रिस्टल का स्ट्रक्चर WM स्टेनले ने दिया था। ये आप शॉर्ट में सिर्फ स्टेनले याद रखें, तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ शॉर्ट में स्टेनले, ठीक है। स्टेनले ने दिया था। ईयर भी लिख देते हैं, ईयर 1935। देखो यहाँ पे ईयर आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन है ना दो पैटर्न में पूछा है, या तो नामकरण पूछेगा या फिर ईयर पूछेगा। यहाँ से इस वाले पॉइंट से जहाँ से वायरस शुरू होता है, यहाँ से वहाँ से क्वेश्चन इतने रेगुलर पूछे जा रहे हैं, चाहे वो एक टेस्ट पेपर हो चाहे नीट के एग्ज़ाम में हो। क्वेश्चन अगर बनेंगे यहाँ से तो मैक्सिमम चांस है कि यहाँ से ये क्वेश्चन ये क्रिएट करेंगे एग्जामिनर, ठीक है। तो उसने क्या किया था, उसने क्रिस्टाइल और क्रिस्टल को कंसिडर किया गया था, ठीक है। एमरफस और क्रिस्टल दोनों मैंने बता दिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, डिजीज काउज्ड बाय वायरस। मतलब वायरस के कारण कौन कौन सा डिजीज किया जाता है, या वायरस कौन कौन सा डिजीज करवाता है। एनसीईआरटी पेज नंबर 26 का आंसर देखो। इसे आप किसी भी टीचर से पढ़ोगे, चाहे कोई भी हो सकता है, वो आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ के लिए इसे याद ही रखना है, ठीक है। मैं वो लिख देता हूँ। ऐसे तो बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, बट इस वाले चैप्टर में जो मेंशन कर रखा वो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो लिखते हैं यहाँ पे मम्स वैसा डिजीज़ हो जो हमारे कान के पास नहीं आ जाता, जिसको हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं गिल्टी आ गया कान के पास। वो गिल्टी एक्चुअली में कान के पास वो वायरस के ही द्वारा क्रिएट किया, मतलब वायरस के ही द्वारा डिजीज़ होता है, ठीक है। और स्मॉल पॉक्स आप लोग ये बहुत मतलब कुछ साल पहले बहुत कॉमन था, जिसे शायद छोटी माता ये बोलते हैं, हब्स, ठीक है। एंड इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 9,
इन एडिशन टू प्रोटीन, प्रोटीन के अलावा वायरस अल्सो कंटेन, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ना वायरस का, ये वायरस के स्ट्रक्चर में एक तो जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाता है, ठीक है, और एक क्या होता है ना, ये जैसे मान लेते हैं ये हो गया जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल हो गया और ये उसका हो गया भैया प्रोटीन वाला पार्ट, ठीक है, प्रोटीन वाला। ये स्ट्रक्चर जो मैं बता रहा था, देखो ये जो स्ट्रक्चर हो गया ये हो गया आपका न्यूक्लिक प्रोटीन, सॉरी न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड मतलब कि जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब बाकी ये प्रोटीन हो गया, ठीक है, इधर प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन पार्ट। अब क्या हो गया, इन एडिशन टू प्रोटीन वायरस के पास क्या होता है ना, जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाए, लेकिन जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो क्या होगा ना, या तो आरएनए हो सकता है या फिर डीएनए हो सकता है। किसी भी वायरस में दोनों आरएनए और डीएनए दोनों नहीं पाए जाएंगे, ठीक है, कोई भी एक पाएगा। हाँ, डीएनए और आरएनए में भी सिंगल स्ट्रैंडेड भी आरएनए हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी आरएनए हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, ठीक। वायरसेस also contain genetic material, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए, ठीक है। अब क्या होता है ना, अब आ जाते हैं इसके 10वें नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। वायरॉइड आर डिस्कवर्ड बाय, देखो जो वायरॉइड जो किसने खोजा था इसका आंसर हमें लिखना है, ये सिंपली आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक्चुअली आपको इससे टी ओ डाइनर ने 1971 में खोजा था, ठीक है। और उन्होंने ये क्या बोला था, ये स्मॉलर है, मतलब स्मॉलर देन वायरस, ठीक है, वायरसेस से छोटा है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 11 है, डिजीज काउज्ड बाय वायरॉइड। देखो वायरॉइड के द्वारा जो डिजीज, कौन कौन सा डिजीज जो वायरॉइड को द्वारा करवाया जाता है। देखो सबसे पहले क्या होता है ना, वायरॉइड का जो स्ट्रक्चर है वो स्मॉलर देन वायरस है, ठीक है, वो जो मैंने एक्सप्लेन किया था पिछले, इसमें छोटा है। उसमें क्या होता है ना, वायरॉइड में न्यूक्लिक प्रोटीन या फिर जेनेटिक मटेरियल, मतलब सिर्फ वायरॉइड में आरएनए पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं ना, फ्री आरएनए कहते हैं, मतलब उसके अलावा कुछ भी नहीं पाया गया, प्रोटीन वगैरह कुछ नहीं पाया गया, फिर जेनेटिक मटेरियल, सॉरी हाँ, प्रोटीन वगैरह नहीं पाया गया, सिर्फ आरएनए पाया गया, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, फ्री आरएनए पाया गया। तो वायरॉइड में सिर्फ फ्री आरएनए पाया गया, तो प्रोटीन नहीं पाया गया है, तो वो इसमें क्या हो गया ना, वो हल्का हो गया, तो क्या हो गया, मोलिकुलर वेट लो, मतलब लो मोलिकुलर वेट आरएनए वायरॉइड में पाया गया, ये आपको याद रखना, ठीक है। इसके डिजीज़ जो होता है कौन करवाता है, ठीक है, आगे ये चीज़ें मैं बताऊंगा, ये लिखा आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, ठीक है, आंसर है पोटैटो स्पिंडल ट्यूब डिजीज, ठीक है, ठीक, इसे आप याद रखोगे तो सही रहेगा। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 12 जो अभी आरएनए ऑफ वायरॉइड जो मैंने बताया था, आरएनए ऑफ वायरॉइड लो मोलिकुलर वेट ऑफ आरएनए पाया जाता है, तो लो मोलिकुलर वेट ऑफ आरएनए, ये सिंपल आपको याद रखना, मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, इसे भी आप याद ही रखना है। एक्चुअली इसमें बहुत सारा डाटा वाइज चीज़ है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा, मैं कोशिश करूँगा कुछ ना कुछ बताने का, ट्रिक निमोनिक वगैरह। देख लो, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन कौन, मतलब एबनॉर्मली फोल्डेड स्ट्रक्चर जो है जिसे प्रोटीन का बना हुआ उसे क्या कहते हैं, ठीक है, तो पायरोइन होगा। इसको आप देखो याद कर सकते हो, एक देखो पी से प्रोटीन, पी से पायरोइन, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना हो कि एबनॉर्मली फोल्डेड, मतलब बहुत सारा फोल्ड में बना हुआ, वो एबनॉर्मली फोल्डेड बना हुआ पायरोन। तो पी से प्रोटीन,
पी से प्रोटीन, पी से पायरोइन, ठीक है, ये हो गया, आपको याद रखना पड़ेगा। और डिजीज़ काउज जो है वो करवाते हैं पायरोइन के थ्रू। कौन कौन सा डिजीज, देखो आज जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी आप लिखना। BSE, ठीक है, एंड CJD, ये होता है ह्यूमन में, ठीक है, ये होता है कैटल में। अब इसका फुल फॉर्म मैं बता दे रहा हूँ, आप सिर्फ लिख लेना। एक्चुअली आप लिखना इसके, ये अब मेरे तरफ से क्वेश्चन है, एडिशनल क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 और आज का लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। देखो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, लाइकेन आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ, ठीक है, एनसीईआरटी पेज नंबर 27 का क्वेश्चन है। देखो लाइकेन है ना, अगर आप इसे आप यहाँ पे याद नहीं रखोगे तो फिर आपको आगे चल के ये चीज़ इकोलॉजी में भी आएगी, मतलब ये वाला क्वेश्चन के फॉर्म में, तो आप वहाँ पे भी याद रखोगे, तो मतलब यहाँ ही याद कर लो, सही रहेगा मेरे हिसाब से। देखो लाइकेन क्या करता है, अलगी और फंगाई के साथ मिल करके सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ अलगी एंड फंगाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो फंगाई, अगर आप फंगाई को थोड़ा सा भी डिटेल में आप पढ़े होंगे, फिर किसी ने एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, तो फंगाई के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है माइको, ठीक है, माइको। और अलगी, देखो अलगी क्या है ना, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए फाइको वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट कुछ मान सकते हो, ट्रिक मान लो या जस्ट निमोनिक मान लो, कुछ भी आप मान सकते हो। माइको, देखो अब माइकोबियंट यूज़ कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या आता है ना, अलगी क्या करता है, खाना बना करके देता है, ठीक है, क्योंकि भैया ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अब फंगाई फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, तो ये खाना को फंगाई यूटिलाइज करता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया, दोनों एक दूसरे का फायदा। अब बाकी ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है फंगाई को, या सेफ लोकेशन प्रोवाइड करवाता है, ठीक। तो अभी लिख लेते हैं इसको, फाइकोबियंट, ठीक है, और माइकोबियंट, ठीक है। लाइकेन का एक एडिशनल पॉइंट है, यहाँ पे आप लिख लेते हैं, लाइकेन डू नॉट ग्रो इन polluted एरिया। देखो लाइकेन जो है ना, वो आपको कभी भी पॉल्यूटेड एरिया में नहीं पाया जाएगा। इसका मतलब क्या है, जिस जगह पे भी लाइकेन प्रेजेंट है वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, या फिर जहाँ पर भी लाइकेन एब्सेंट है, इसका मतलब वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। एक दो पॉइंट और है, एक्स्ट्रा पॉइंट, जिसे आपको याद रखना होगा, वो चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, मतलब लिख रखा हो मैंने, बस उसे बताना है। देखो हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। हाँ, अब ये क्या बोलना चाह रहा है, देखो जो हम लोग इंसान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, मेल और फीमेल मिल करके उसको फॉलोड करता है, मतलब मेल से मेल गेमेट आया, फीमेल से फीमेल गेमेट आया, आगे चल के फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्ब्रायो बना, फिर फीटस, मतलब फीटस इम्ब्रायो, फिर आगे चल के बेबी बन गया, ठीक है। तो उसे ही वो इम्ब्रायोलॉजिकल, मतलब मेल और फीमेल गेमेट आगे फॉलो किसको करता है, इम्ब्रायोलॉजिकली डेवलपमेंट, यही बोलना चाह रहा है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉपुलेशन जो आगे चले किसको फॉलो कर रहा है, इम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट, मतलब इम्ब्रायो का डेवलपमेंट को फॉलो कर रहा है आगे चल के, ठीक है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, हाँ देखो ये चीज़ आपको याद है, ये बोलना ये चाह रहा है, देखो ऑब्लिगेट पैरासाइट, सबसे पहली बात पैरासाइट तो होंगे, ठीक है, ये तो श्योर है कि वो किसी न किसी दूसरे इंसान पे या दूसरे जीव पे या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ही निर्भर करेंगे, तो वो तो पैरासाइट हो गया, ये तो श्योर है। अब ऑब्लिगेट क्या बोलना चाह रहा है, देखो ऑब्लिगेट कहने का मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो
अगर मान लेते हैं वो ऑर्गेनिज्म अगर इंसेक्ट है, एंट मान लेते हैं, ठीक है, वो एंट कोई भी वायरस उस पर अटैक करा तो वही एंट पे ही सिर्फ वो अटैक कर सकता है, ठीक है, बाकी किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म में वो अटैक नहीं करेगा। ऑब्लिगेट का मतलब होता है जिएंगे तो उसी के साथ जिएंगे वरना मर जाएंगे, ठीक है, ये ऑब्लिगेट यही कहना चाहता है। अब लाइकेन डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, ये मैंने बता दिया था पहले ही, तो ये चीज़ें मैंने बता दी हैं। तो यहाँ ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्वेश्चन वाले सीरीज़ में। हालांकि इसमें मैंने कुछ चीज़ें छोड़ी हैं, क्योंकि इसलिए छोड़ा, वो वायरस वाला पार्ट मैंने छोड़ा है क्योंकि उसमें आपको याद ही रखना है, चाहे वो मैं क्वेश्चन के फॉर्म में बताऊं या फिर मैं कोशिश करूंगा उसे क्वेश्चन के फॉर्म में याद करवाने का। और यहाँ पे अगर किसी भी प्रकार मुझसे बताने में गलती हुआ है या फिर आप फीडबैक देना चाहते हैं या फिर मेरी और कमियों को आप बताना चाहते हैं या फिर आप मुझे सजेस्ट करते हैं कि नहीं आपको और भी कुछ क्वेश्चन ऐड करना चाहिए या फिर और भी आपको कुछ अच्छे तरीके से बताना चाहिए, वो मुझे दे सकते हैं, ठीक है। और एक सबसे मेन पॉइंट, जैसे कि मान लेते हैं किसी का भी ये क्वेश्चन जो मैंने बताया है ये गलत हुआ है, तो आप उस NCERT से जा करके जहाँ से क्वेश्चन क्रिएट हुआ है उससे 3 लाइन जाके ऊपर 3 लाइन नीचे या 2-3 लाइन ऊपर नीचे करके पढ़ लेना। जहाँ से क्वेश्चन क्रिएट हुआ वो वाला भी पार्ट पढ़ना है, मतलब ओवरऑल 5 से 6 लाइन पढ़ना है। फिर ये चीज़ आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगी और मैक्सिमम चांसेस है कि आप स्कोर ज़्यादा कर पाओगे फाइनल, इवन हो सके फाइनल एग्जाम में भी। बाकी जितने भी पॉसिबिलिटी थी इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन बनने का मैंने अपने तरफ से कोशिश किया है। बाकी कुछ स्किप हो गया हुआ तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो यहाँ के लिए धन्यवाद।